ओके, तो टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, भले एनएलएम में किया हो या वर्क पर एनर्जी में किया हो, आप ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे। अभी तक किसी शेप की बात नहीं की गई, साइज की बात नहीं की गई ऑब्जेक्ट के। पर जैसा कि हमें पता है कि कोई रिजिड बॉडी अगर आपके पास है, ठीक है ना। सबसे पहले तो रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूं, किसे कहते हैं एक रिजिड बॉडी। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर मैं चूज कर लेता हूं बॉडी के ऊपर, इनकी बीच की डिस्टेंस अगर d है, तो ये d अगर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर आप कह देते हो कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रिजिड बॉडी है। मतलब क्या हुआ कहने का, इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे भी मोशन में फेंक दूं, भले ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, सर्कुलर और ट्रांसलेशनल दोनों कर रही है, यानी कैसा भी मोशन हो इस ऑब्जेक्ट का, कोई रैंडम मोशन भी हो, तब भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एक रिजिड बॉडी कहते हैं। आप कितना भी फोर्स लगा दो, आप कहीं से भी फोर्स लगा दो, इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि मोशन और टाइप ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स, इन चीजों से इंडिपेंडेंट होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसका शेप कभी चेंज नहीं हो सकता, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती, उसे आप क्या कहते हो, एक रिजिड बॉडी कहते हो। तो मैं कह सकता हूं सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स एंड मोशन, इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली सेंटर ऑफ मास के अंदर हम मेन फोकस करते हैं किसके ऊपर, ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, लीनियर मोशन। मान लो कि यही हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और मैं कह देता हूं कि वो v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। अगर मैंने एक रिजिड बॉडी ली है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल मैं अगर चूज कर लूं, तो उसके पास सिर्फ क्या स्पीड होनी चाहिए, v स्पीड होनी चाहिए। यानी ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, उसे आप कहते हो वो बॉडी किसके अंदर है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर है। तो अगर मैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, प्योर ट्रांसलेशन, तो मतलब हो गया कि पार्टिकल ईच पार्टिकल ऑन द ऑब्जेक्ट हैज सेम वेलोसिटी। अगर ऐसा है, सिर्फ तभी आप कह सकते हो कि वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम एक कार का व्हील अज्यूम करें। मान लो कि आपके पास एक कार का व्हील है, तो आपको पता है कि व्हील समय के साथ आगे भी बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ वो घूम भी रहा होता है, उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मोशन है, ये कैसा मोशन है, तो इसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि हर एक पार्टिकल के पास एक स्पीड v तो होगी ही होगी, होगी कि नहीं, प्लस हर एक पार्टिकल के पास एक एंगुलर स्पीड भी होगी। समझ पा रहे हैं हम। तो ये जो मोशन है, ये पोर्शन कहलाता है प्योर ट्रांसलेशन, और ये जो मोशन है ये कहलाता है प्योर रोटेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ रोटेशन को पिक्चर में लिया है। और ये कहलाता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। तो अभी हम किस मोशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर आप फोकस करने वाले हो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर। प्योर रोटेशनल मोशन के ऊपर हम फोकस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, और एक बार फिर करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जो कि आखिरी चैप्टर होता है 11th का, रोटेशनल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो तब हम पढ़ते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, वहां पे फिर से एक बार प्योर रोटेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो अभी खैर फोकस किसके ऊपर करना है, प्योर ट्रांसलेशन के ऊपर मोशन करना है।
मतलब फोकस करना है। तो अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने अगर ली, हम कह देते थे कि एक आदमी है, एक ब्लॉक है, पुली है, लेकिन सबके ऊपर जब आप फोर्स ड्रॉ करते थे तो एफबीडी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आप सारे फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे लगाते थे, है कि नहीं? एफबीडी के अंदर हमने देखा है कि ब्लॉक के ऊपर ही हम सारे फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे लगा दिया करते थे। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पे ऑल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट is assumed to be concentrated is assumed to be concentrated। ऐसा कोई पॉइंट जहां पे आप ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसेंट्रेटेड मान सकते हो, उसे आप कहते हो सेंटर ऑफ मास। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना? इमेजिनरी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट एक्चुअली आपको दिखेगा कहीं पर ये क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं हम? तो ये मेन लाइन है कि इट कैन रिप्रेजेंट the translational motion of the entire object। क्या मतलब है मेरे कहने का? इसका मतलब यह है कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। आपके पास एक रॉड है, समझ आई बात? आपके पास एक रॉड है, मैंने क्या किया, इस कोने पे फोर्स लगाया है इस तरफ F1, और मैंने इस कोने पे फोर्स लगाया है F2, और मैंने आपको दे दिया है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा? जरा गैस करके बताओ, इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा? क्या ये सीधा सीधा चलेगा या सिर्फ गोल गोल घूमेगा, या सीधा भी चलेगा और गोल गोल भी घूमेगा? तो आप सोच के देखो, ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है भाई F2, नीचे की तरफ लग रहा है F1, और क्योंकि F2 बड़ा है F1 से, तो ऑब्जेक्ट पे एनएलएम के हिसाब से नेट फोर्स ऊपर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अब आप अपने सामने एक पेन रख के देखो, अगर आप एक कोने पे उसे ऊपर फोर्स लगाते हो, एक कोने पे नीचे लगाते हो, तो वो गोल भी घूमता है। यानी इसका मोशन तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होने वाला है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया है वो अलग अलग पॉइंट्स पे लगाया है। समझ आ रही है बात? अगर मैं इसकी जगह, ये मैंने फर्स्ट केस लिया है, अगर मैं इसकी जगह ये ही रॉड लेता, सेम रॉड लेता मैं एग्जैक्टली सेम, पर मैं यहां लगाता आपका F2 और यहां लगाता मैं F1, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता, सेम फोर्सेस हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम डायरेक्शन है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल दिया है मैंने। अब आप इमेजिन कर सकते हो कैसा मोशन होता है इसका? अब इसका सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होता? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता। समझ आ रही है बात? जबकि यहां जो मोशन होता है ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैटर करता है, लेकिन इससे पहले कभी मैटर नहीं कर रहा था। आपने पूरा एनएलएम सॉल्व कर लिया, मैं ब्लॉक के ऊपर कोने पे फोर्स लगाऊं, कहीं भी फोर्स लगा के दूं, फ्रिक्शन नीचे लग रहा होता था, ब्लॉक के एकदम बॉटम पे फ्रिक्शन लगता था, ऊपर लगाते थे हम कोई और फोर्स, लेकिन हमेशा हमारी ऑब्जेक्ट क्या करती रहती थी? ट्रांसलेशन ही करती रहती थी। इसका मतलब आप जो अब तक पढ़ के आए हो, आप सेंटर ऑफ मास ही पढ़ के आए हो। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें, अब क्या होता है सेंटर मास वो हम देखेंगे, पर अगर हमें इनका सेंटर ऑफ मास पता है और आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देते हो अगर, तो जो मोशन सेंटर ऑफ मास का होता है वही मोशन आपकी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन होगा। यानी सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पर अगर आप ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस लगा दो तो वो आपकी ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है।
वो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी बात है। जब भी आप ट्रांसलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास का यूज सिर्फ तभी आता है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कुछ सीधे चल रहे हैं, कुछ टेढ़े चल रहे हैं, कुछ उल्टे चल रहे हैं, कुछ की स्पीड y में है, कुछ की x में होगी, कुछ की रैंडम y में और x में होगी। लेकिन जो टोटल मास का मोशन है, अगर सभी ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसलेशनल मोशन को बनाया जाए तो वो ये सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है। बात समझ आई? तो इट कैन रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट। इसे रोटेशनल मोशन से लेना देना नहीं है। रोटेशनल मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम बाद के चैप्टर में देखेंगे। अभी बस आपको एक बात समझनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी से मतलब क्या है मेरा, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज कभी बदल नहीं सकता, भले कैसा भी मोशन हो या कितना भी फोर्स आप लगाओ। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने ढेर सारे फोर्सेस लगा दिए हैं और उसका कुछ अजीब सा मोशन हो रहा है, पर आपको मतलब अगर सिर्फ उसके ट्रांसलेशनल मोशन से है, तो आप उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन देख लो। उस पूरी ऑब्जेक्ट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी के ट्रांसलेशनल मोशन का पूरा समेशन एक सिंगल पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट कर पाएगा, जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक थ्योरी है, इसीलिए ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो उस पर सेंटर ऑफ मास चमकता हुआ नहीं दिख जाएगा। आपको क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। बात समझ आ रही है क्या? क्या आपको समझ आया सेंटर ऑफ मास होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैंने सारे मास को कंसेंट्रेटेड मान लिया है, सारा मास वहां कंसेंट्रेटेड है नहीं। क्या ये एक रियल पॉइंट है? नहीं, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। क्या ये रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी के कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। उस ऑब्जेक्ट पे कहीं पर भी फोर्सेस लग रहे हो, वो सारे फोर्सेस अगर आप इस सिंगल पॉइंट के ऊपर लगा देते हो, तो इसका मोशन सभी पार्टिकल्स के कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात क्लियर है सबको? चलो, तो अब बात आती है, कैन इट लाई outside the object, outside the object, or does it need to be on the object? क्या उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर होना कोई जरूरी है? क्या उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर होना कोई जरूरी है, या वो बाहर भी हो सकता है? बोलो। तो बात आती है, यस, इट कैन बी, इट कैन बी आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अब देखो, बात यह है कि जब मैं ये पढ़ाता हूं तो बच्चे को ये तो समझ आ जाता है कि ज्ञान दिया गया है, ऐसा ऐसा सेंटर ऑफ मास कुछ कुछ होता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि है क्या सेंटर ऑफ मास। हमें कैसे पता लगता है कहाँ है सेंटर ऑफ मास, हमें फील कैसे आएगी सेंटर ऑफ मास की, है कि नहीं? तो फील नहीं आ पाती लोगों को। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, रैंडम ऑब्जेक्ट आपके पास, मोबाइल फोन हो, पेन हो, जो भी हो आपके पास, आप उसे अगर अपनी एक उंगली के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करो, करते ही हम लोग अपने जीवन में उल्टे सीधे काम। तो आपके पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पेन है, तो उसे अलोंग द लेंथ अपनी एक उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करो। तो जिस पॉइंट पे आके पेन बैलेंस हो जाता है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर मेरे पास एक डिस्क हो, एक डिस्क हो, ठीक है ना, और आप इस डिस्क को अपनी उंगली पे बैलेंस करना चाहते हो, तो आप अपनी उंगली को किस जगह पे प्लेस करोगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? सबने किया ना, प्लेट बैलेंस करते हैं उंगली के ऊपर। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हम अपनी उंगली कहां पे रखते हैं? सेंटर पे। और इसीलिए उसे कहा जाता है क्या? सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो आता है, वो सेंटर पे आता है। बात समझ आई? कहां आता है? सेंटर पे आता है। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि एक रिंग है,
आपके पास एक रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां आना चाहिए? तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, ज्योमेट्रिकली जो भी मास है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको कहां दिख रहा है? रिंग के सेंटर पे दिख रहा है, इसलिए रिंग का सेंटर कहला जाता है क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकली भी हम पता कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां आना चाहिए, ठीक है ना। खैर इन सभी चीजों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी, पर अभी मैंने बस फील बताने के लिए आपको ये चीज बताई है, ठीक है। हाँ, रिंग तो हॉलो है। रिंग हॉलो है, तभी तो आप देख सकते हो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि वो बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं किस चीज के ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? सेम प्लेन में होगा ऑब्वियसली, आउट ऑफ द प्लेन तो नहीं जा सकता, ठीक है ना। इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो अब दो तरह के सिस्टम के साथ हम डील करते हैं। सबसे पहले होता है आपका डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि ढेर सारे पॉइंट मासेस हैं। तो खुद ही बहुत सारे पॉइंट मासेस थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप कि ये आपकी एक्सिस है, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, या आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ एक मास रखा हुआ था, पॉइंट मास है, ठीक है ना। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि दिख जाए, पर है तो पॉइंट मास, कोई m1 मास है, ठीक है। यहाँ आपका कोई पॉइंट मास है, m2 मास है। यहाँ आपका कोई पॉइंट मास है, m3 मास है। ये आपका ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ r1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैंने इन तीनों पे फोर्सेस लगाए तो इन तीनों का कुछ अलग अलग मोशन होगा, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ फोर्स लगा रहे हो। तो इन तीनों के ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्पेस के अंदर कहाँ एक इमेजिनरी पॉइंट ले सकता हूं, ताकि मैं इन तीनों के सिस्टम को रिप्लेस करके उस सिंगल पॉइंट को बना सकूं। आपको बात समझ आ रही है? तो इफेक्टिवली आप ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट बना रहे होते हो। ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट यानी इन तीनों को रिप्लेस करके मैं एक पॉइंट बनाने वाला हूं। तो पहली चीज तो यहां से जो पता लगती है वो है कि मास ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए m1 प्लस m2 प्लस m3। क्योंकि आप तीनों ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट पुट करने वाले हो, तो जितना मास है उतना तो रखोगे ही ना, तो वही मास उसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओरिजिन है, और यहां मान लो कि आपका सेंटर ऑफ मास आता है, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास is simply given by m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector by m1 plus m2 plus m3। ये है आपका पहला फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? यहाँ ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ ना, m इंटू आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इस नीचे वाले m1 प्लस m2 प्लस m3 को लेफ्ट में ले जाऊं तो वो बेसिकली लिखा हुआ है मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। तो जो मैंने m इंटू आर यूज किया है, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास आगे चल के देखेंगे हम, कई चीजों के मोमेंट होते हैं। तो मोमेंट ऑफ मास बेसिकली आपको ये बताता है कि स्पेस के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये तीन ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो सेंटर ऑफ मास मुझे ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ मास क्या रहे? सेम रहे। यानी स्पेस के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे सेंटर ऑफ मास।
इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। m इंटू आर कहलाता है मोमेंट ऑफ मास। मेनली तो आपको क्या याद रखना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है सबको? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो पहले क्या होता है, आसान आसान सवालों से शुरुआत की जाती है। जैसे अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो लोग सीधे से फॉर्मूला यूज कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो m1y1 प्लस m2y2, y कोऑर्डिनेट्स पुट करते जाओ बस, बाय m1 प्लस m2। मुझे नहीं लगता मुझे z कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है, बहुत ही ऑब्वियस है। और जनरल अगर वेक्टर फॉर्म में दी गई है पोजीशन, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर ही सकते हो, है कि नहीं? सिंपल है, चलो लिख ही देता हूँ z कोऑर्डिनेट, वरना कल को कोई बोले कि लिखा नहीं, उसे बुरा भी लगेगा। m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो अब कुछ रिजल्ट की बात करते हैं। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी मैं, पर पहले एक चीज जो हम याद रखते हैं वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। क्योंकि ये रिजल्ट जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना कि अगर दो ही पार्टिकल हों तो मान लो कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक है m1 और एक है m2, और इनके बीच की सेपरेशन दी हुई है मुझे r। पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर सकता है, यानी कि किस रीजन में लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास नाम से ही पता लगता है। तो पहली चीज तो ये होगी कि अगर आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके बीच में ही लाई करेगा। बात समझ आती है कि नहीं? उनका सेंटर ऑफ मास उनके बीच में ही लाई करेगा, तो लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग एंड इन बिटवीन देम। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है कि सेंटर ऑफ मास भारी ऑब्जेक्ट की तरफ लाई करेगा या हल्की ऑब्जेक्ट की तरफ लाई करेगा? सोच के देखो थोड़ा सा। भारी ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा या हल्की ऑब्जेक्ट की तरफ लाई करेगा? बेसिकली स्पेस में आप इन दोनों मासेस को रिप्लेस करके एक सिंगल मास रखना चाह रहे हो। तो स्पेस में जहां भारी ऑब्जेक्ट रखी हुई थी उसकी पोजीशन के आसपास होना चाहिए ना आपका मास। खैर, मैं मान लेता हूं कि यहां एक पॉइंट है जहां हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई r1 दूरी है m1 से और r2 दूरी है m2 से। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कह सकता हूं r1 प्लस r2 ये इक्वल होना चाहिए r। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग पे है और उनके बीच में है। ठीक है ना? दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो अब मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है, और इसका मैंने फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक पॉइंट पे, अभी तो मैं दो ऑब्जेक्ट के लिए करा रहा हूं, कभी भी थ्री ऑब्जेक्ट के लिए आए, फोर ऑब्जेक्ट के लिए आए, और आपको एक्सिस ना दी गई हो, तो अपनी मर्जी से कहीं पे एक्स एक्सिस मानो और कहीं पे वाई एक्सिस मानो। तो मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये भैया वाई एक्सिस है। हमेशा मैं ओरिजिन एक पॉइंट पे ले लेता हूं, जहां एक ऑब्जेक्ट हो वहीं पे ओरिजिन ले लो। क्यों? क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन आसान करेगा, है कि नहीं? तो मैंने मान लिया कि m1 ओरिजिन पे ही रखा हुआ था, तो m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई? वो हो गए r, 0,0, क्योंकि r डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे। अब आपको x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ही तो निकालना है। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें पता है m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। सिंपली रख दूंगा मैं, m1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट है 0 प्लस m2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट है r बाय m1 प्लस m2। अच्छा, x कोऑर्डिनेट ही तो r1 है, क्योंकि ओरिजिन आपने मान लिया है m1 के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट ही तो r1 है।
तो R1 की वैल्यू आपको जो मिलती है वो मिलती है M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू R। सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करोगे तो आपको R2 की वैल्यू यहां से मिलेगी M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू R। यानी अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं R1 बाय R2 तो वो मुझको मिलता है M2 बाय M1। यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी डिस्टेंस कम होगी सेंटर ऑफ मास से ऑब्जेक्ट की, जितना हल्का मास होगा उतना दूर होगा वो सेंटर ऑफ मास से। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास is in inverse ratio of masses। समझ आई क्या बात? इनवर्स रेशियो ऑफ मास में डिस्टेंस जो होती है वो डिवाइड होती है, याद रख सकते हो। चलो बस यही मैं रिजल्ट चाहता था कि सब याद रखें। क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एट द सेंटर। देखो पूछ लिया बेवकूफी वाला सवाल, जरूरी था पूछना। अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता मालिक तो r/2 नहीं आ जाता एक्स कोऑर्डिनेट। ये इतनी अखंड रामायण का पाठ जो मैंने किया इतना लंबा, वो मुझे करने की जरूरत थी कहां थी सर। R1 बराबर R2 तो तब हो सकता है जब M1 बराबर M2 हो। दोनों मास अगर सेम होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण करके बता देता हूं ताकि तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए। तो मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg की है, एक 4 kg की है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। मैं जानना चाहता हूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A, ठीक है ना। तो मुझे बस ये करना है कि सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम A अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम B, ये होना चाहिए मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A, क्योंकि इनवर्स रेशियो में जाता है, यानी 4/2, यानी कि 2:1 का रेशियो है। तो डिस्टेंस फ्रॉम A हो जाएगा 2/2 + 1 इंटू इनके बीच की टोटल डिस्टेंस अगर मैंने ले ली थी 6 मीटर, तो इंटू 6 मीटर, ये मुझे मिल जाएगा 4 मीटर। बात समझ आई? यानी ए से सेंटर ऑफ मास की दूरी 4 मीटर होगी, तो ऑब्वियसली बी से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी? अरे बोलो, 2 मीटर। कॉमन सेंस है। और देखो बी भारी था एज कंपेयर टू ए, इसलिए उससे डिस्टेंस कम है और उससे डिस्टेंस ज्यादा है। सर आपका डाउट क्लियर हुआ क्या, जिन्होंने पूछा था कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होना चाहिए या नहीं? ठीक है, चलो तो अब कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ज्यादा सवाल मैं इसके ऊपर नहीं कराऊंगा क्योंकि हम बच्चे नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये। 2 क्वेश्चन करेंगे मात्र हम, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। एक मास है m1 जिसे मैं कह देता हूं 2 kg, एक है आपके पास m2 जो कि है 1 kg, एक है m3 जिसे ले लेते हैं 2 kg, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ले लो -2, -2, ये हो गया आपका 4, 2 और ये हो गया आपका 3, -2। ये ओरिजिन है। तो आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं m1 बराबर 4 kg, यहाँ मैं ले लेता हूं m2 बराबर 2 kg, m3 बराबर 1 kg, ठीक है ना। और m4 बराबर 3 kg, ठीक है।
तो ये ले लो, आपके पास है 2,2, ये तो ओरिजिन है तो 0,0,0 है ही। ये ले लो -2,2 और ये ले लो -2, -2। ट्राई करो जल्दी से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है मात्र। चलो फटाफट देख लेते हैं भाई। तो x कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 जो कि हो जाएगा 5। कितना मिला आपको? ये हुआ 8 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 7/5। तो x कोऑर्डिनेट है 7/5। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन मास तो 5 kg है। ये हो गया 4 -4 यानी -2/5। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 7/5 -2/5। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे निकाल सकते हैं हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m1 यानी 4 इंटू 0 प्लस m2 2 इंटू 2 प्लस m3 जो कि है 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट है -2 और प्लस m4 जो कि है 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट है 2। समझ आई बात? ठीक है ना? अपॉन टोटल मास कितना है? तो 4 5 6 7 8 9 10 kg अपॉन 10 kg। पुट कर दो वैल्यूज, कितना मिला आपको? ये मिल जाएगा 4 5 6 माइनस 6 यानी कि 0 आ रहा है शायद। 0 आएगा किसी का? 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। समझ आ रही है बात? पहला कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट है इस बार, क्योंकि मैंने z एक्सिस x की जगह ली है। तो बस इस चीज का ख्याल रखना था आपको। फिर z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए हमें। सॉरी, ये मैंने कौन सा निकाला है? y। हाँ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट था। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 10। तो ये हो गया 4 -8 यानी कि -4/10 यानी कि -2/5। कोई डाउट किसी को? होना भी नहीं चाहिए, किंडरगार्टन की मैथ से ये, इसमें क्या ही डाउट होगा। ठीक है, एक और सिंपल सा सवाल कर लेते हैं वेक्टर का। ठीक है, मास 3 kg इज प्लेस्ड एट r1 जो कि है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड मास m2 जो कि है 2 kg इज प्लेस्ड एट r2 जो कि है 2j कैप माइनस 3k कैप। तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। साधारण सा सवाल, फटाफट बताओ। चलो देख लेते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली पुट कर दो वैल्यूज। m1 जो कि है 3 kg इंटू x1 i प्लस j प्लस k r1 प्लस m2 जो है 2 kg प्लस 2j माइनस 3k अपॉन टोटल मास 5 kg। ये हो गया 3i प्लस 3j प्लस 4j यानी कि 7j, 3k माइनस 6k यानी कि माइनस 3k अपॉन 5। क्लियर? सिंपल यूज है किसका? फॉर्मूले का। कोई दिक्कत? कोई समस्या किसी को?
चलो, और किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। अब आपको कोई शेप दे देता है कई बार, ठीक है ना, कई बार हमें क्या दे देते हैं, शेप। जैसे कि मैं पूछ लूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके, इस तरह से 3 पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, नाम दे दो इन्हें ए बी सी। तो ए का मास आपको दिया गया है 2m, बी का मास आपको दिया गया है 2m और सी का मास दिया गया है m, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबव लाइन ए बी लाइन से कितनी ऊंचाई पे सेंटर ऑफ मास आया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप क्या करो, ओरिजिन मान लो या फिर टू पार्टिकल सिस्टम के फॉर्मूले से निकाल दो, अब आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा। पर मैं कहूंगा बेटर हमेशा यही होगा कि आप किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन मानो, किसी एक एक्सिस को x, दूसरी को y, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखो और फाइनली आंसर बता दो। ट्राई करो। चलो देखो कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि a के ऊपर ओरिजिन है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं x एक्सिस और इधर मान लेते हैं y एक्सिस। अब आपको पता है हर एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ए के लिए कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो वो है 0, 0, 0। बी के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो है a, 0, 0। और सी के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो आ जाएगा, देखो ये पूरी लेंथ a है, तो ये लेंथ ट्राइंगल से a साइन 30 डिग्री यानी कि a/2, y कोऑर्डिनेट a cos 30 डिग्री यानी कि a√3/2। एक बार आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का सिंपली हो जाएगा 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस m इंटू a/2 बाय टोटल मास कितना है आपका 5m। ये कितना मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 2ma प्लस ma/2 यानी कि 5ma/2, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको कितना मिला, a/2। यह है x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए कर देते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या कर सकते हो, 2m इंटू वाई कोऑर्डिनेट है 0 प्लस 2m इंटू वाई कोऑर्डिनेट है 0 प्लस m इंटू वाई कोऑर्डिनेट है √3a/2 अपॉन टोटल मास तो है 5m। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा √3a/10। एक बार x कोऑर्डिनेट मिल गया, एक बार y कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है ना। सही किया है क्या मैंने y कोऑर्डिनेट, हाँ आई थिंक सही है। तो ये मिल गया आपको x कोऑर्डिनेट, ये मिल गया आपको y कोऑर्डिनेट। अब उन्होंने पूछा था, यानी यहाँ कुछ लाई करेगा आपका सेंटर ऑफ मास a/2, √3a/2। हाइट पूछी थी लाइन AB से, तो हाइट आपकी सिर्फ ये होगी, यानी हाइट आप क्या बताओगे, हाइट सिंपली हम बता सकते हैं √3a/10। ये आंसर है। कोई डाउट किसी को, बोलो, कोई डाउट, कोई समस्या, क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन करा जाए, चलो। अच्छा, सिमेट्री सबको समझ आती है ना। जैसे मैं बोलूं कि एक स्क्वायर है अगर हमारे पास, ठीक है, एक स्क्वायर है हमारे पास, साइड a, है, और चारों मासेस अगर मैं m ले लूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताओ जरा। अगर ये चारों मासेस ABCD, अगर मैं चारों ही मासेस m ले लूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे, सिमेट्री से। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये नहीं कि आप एक्सिस मानने बैठ गए, सिमेट्री दिख रही है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। 2 पॉइंट मास अगर हैं और दोनों का मास सेम है तो बीचों बीच आएगा ना। खैर यहां मैं ले लेता हूं एक m और एक यहां पे ले लिया मैंने 2m, यहां ले लिया मैंने m और यहां ले लिया है मैंने 3m। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सी पॉइंट से आपको डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है। ट्राई करो एक बार। चलो देखो,
तो डी पॉइंट पे मान लेता हूं मैं ओरिजिन, मैंने डी पॉइंट पर ओरिजिन मान लिया, और इसे मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ऊपर हो गई आपकी वाई एक्सिस। तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास a, 0, 0, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a, 0, और यहाँ आ जाएगा 0, a, 0, है कि नहीं। z की तो यहाँ बात ही नहीं है, सीधे x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। हो गया 3m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए और प्लस m इंटू 0 अपॉन टोटल मास कितना है, तो 3m, 4, 5, 6 और 7। यह हमें मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा आपको 3a/7। तो x कोऑर्डिनेट आया हमारे पास कितना, 3a/7। सिमिलरली मैं क्या निकाल लूंगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो क्या आ जाएगा 3m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ए और प्लस m इंटू ए अपॉन टोटल मास 7m। कितना मिल गया हमें, ये मिला हमें 3a/7। यानी x कोऑर्डिनेट है 3a/7 और y कोऑर्डिनेट भी है क्या, 3a/7। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो सभी लोग, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। तो ये मिला आपको x कोऑर्डिनेट और आपको मिला y कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ लाई कर रहा है 3a/7, 3a/7 पे। डिस्टेंस पूछी गई है C पॉइंट से। अब आपको क्या पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने पॉइंट से डिस्टेंस पूछी है, मैंने हाइट CD से नहीं पूछी जो आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट आंसर दे दो, ठीक है ना। m का y कोऑर्डिनेट क्या है, a है ना m का y कोऑर्डिनेट, तो a ही तो लिया है मैंने, m का y कोऑर्डिनेट a ही तो लिया है मैंने। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं नहीं, मैंने d ही ओरिजिन लिया था। खैर कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, तो अब मैं डिस्टेंस बता सकता हूं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, यानी कि a माइनस 3a/7 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 3a/7 का होल स्क्वायर। यानी अंडर रूट आपको किस चीज का मिला, आपको मिला यहाँ से 4a/7 का होल स्क्वायर प्लस 3a/7 का होल स्क्वायर, ये आएगी आपकी डिस्टेंस। समझ आ रही है बात, हाँ आशुतोष बिल्कुल ज्वाइन कर लो। अरे समझ आया, कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा सिंपली 5a/7। ये आंसर होना चाहिए था। तो आप कहीं भी ओरिजिन मानो, अगर आप कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखोगे तो आप डिस्टेंस कैसे बताओगे, दिक्कत ये है। कहीं भी ओरिजिन मानो, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स निकालो, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने बचपन में पढ़ा ही था। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो डिस्टेंस किस तरह से निकाली जाए, निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, क्या मुझे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के और क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, बोलो। नहीं, तुम समझ गए हो भाई कि 2 पार्टिकल होंगे तो मैं डायरेक्टली रेशियो ले लूंगा, और अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल हैं तो मैं कहीं पे ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा। तो ये बड़ी साधारण सी चीज है, इस पर बहुत रेयरली क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के ऊपर नहीं आएगा। मेन चीज अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम, तो अभी तो क्या था, कुछ पॉइंट मासेस थे जो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे और उनका सेंटर मास आप निकाल रहे थे। पर मान लो कि आपके पास एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी काजू शेप्ड की ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। अब ये कहीं से भारी हो सकती है, कहीं से हल्की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास आए। तो बात आती है कि इसके सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, डीएम मास का। अब डीएम मास क्या है, डीएम है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मास, यानी हद से ज्यादा स्मॉल एलिमेंटल मास। बात समझ आ रही है। अब ये जो मास है, ये इतना छोटा है कि लगभग एक पॉइंट है। तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा, इसी के ऊपर लाया करेगा। क्योंकि इसका शेप लगभग एक पॉइंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर लाया करने वाला है। मान लेते हैं इसकी पोजीशन है ये R1,
बात समझ आई? तो आप क्या कह सकते हो, ऐसे ही मैं अगर एक और ले लूं dm, उसका पोजीशन वेक्टर आएगा कुछ r2। ऐसे ही मैं एक और ले लूं dm, उसका पोजीशन वेक्टर आएगा कुछ r3। और आपको पता है कि r ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमारे पास होता है dm r1 वेक्टर प्लस dm r2 वेक्टर प्लस dm r3 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन सारे dm को आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल M, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ आई कि नहीं? तो इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया जाता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ r जनरल dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। बात समझ आई? क्या लिखा है मैंने, समझने की कोशिश करो। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपके पास एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, आप वहां पे एक एलिमेंट चूज करो। और ये आर वेक्टर बेसिकली है सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। जो स्मॉल एलिमेंट आपने चूज किया है ये उसका सेंटर ऑफ मास है। ये डीएम है स्मॉल मास ऑफ एलिमेंट। अरे बात समझ आ रही है? और ये जो इंटीग्रेशन डीएम मैंने लिख दिया है, ये बेसिकली क्या बताएगा, सारे मासेस को छोटे छोटे को जोड़ोगे आप तो ये है टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेन फॉर्मूला है जो कि हमें क्या करना है, याद रखना है। सभी लोग कॉपी कर लिया कि सभी लोगों ने? फटाफट मेनली फॉर्मूला कॉपी करो, बाकी तो नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो हो जाता है इंटीग्रेशन y डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। यहां पे गलती जो लोग करते हैं वो x और y नहीं समझ पाते कि x और y क्या है। क्या है बता सकते हो जरा, x और y? क्या x और y आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? x और y क्या एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? नहीं, x और y हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। जो छोटा सा एलिमेंट मैं चूज करूंगा उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। समझ आई क्या बात? अब कोऑर्डिनेट चूज करने के ऊपर एक पूरी बुक है जो आपको सिखाती है कि कैसे किस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा एलिमेंट चूज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम वो पूरी बुक तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स तो कई तरह के लिए जाते हैं। हमारे सिलेबस में कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं। या तो आप एक पॉइंट एलिमेंट लेते हो, या आप लाइन एलिमेंट लेते हो, या आप रिंग का एलिमेंट लेते हो, या फिर आप एक डिस्क का एलिमेंट लेते हो। बात समझ आ रही है? हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, यही कुछ है। जैसे जैसे मैं डेरिवेशंस करूंगा आपको पता लगता जाएगा, पर फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं जो कि सबको पता होता है, ठीक है? जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, यानी जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है? इस तरह से आपको रॉड दी गई है। इस एंड को मैं नाम दे देता हूं a, इस एंड को मैं नाम दे देता हूं b। क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम a। तो सभी लोग बता सकते होंगे, मेरे हिसाब से बता सकते हैं क्या सभी लोग? हाँ, सबको पता है कि बीचों बीच आएगा भाई, कॉमन सेंस है, हमें पता है रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आना चाहिए, क्योंकि सेंटर है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो सेंटर तो बीच में ही आएगा। अब इस चीज को प्रूव कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो वो देखो जरा, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखो। सबसे पहले मैंने मान लिया कि पूरी ऑब्जेक्ट हमारी एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है ना? और ए पॉइंट पे मैंने मान लिया ओरिजिन है। अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट चूज करना है। तो बताओ मैं कैसे शेप का एलिमेंट चूज कर सकता हूं? मैं एक पॉइंट एलिमेंट ही तो चूज कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से कोई जनरल एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और एक dx थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। आगे चल के आपको ये चीजें रट जाएंगी, जब भी रॉड आती है तो आप पॉइंट ही चूज करते हो, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या, एलिमेंट dm। अब मुझे dm लिखना है कि इसका छोटा सा मास क्या होगा।
तो सबसे पहले एक टर्म डिफाइन होती है लैम्डा, जिसे हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा क्या होगा? तो लैम्डा हो गया m बाय एल। m मास l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपको मिल गया मास पर यूनिट लेंथ। छोटा सा dm लिख लेता हूं मैं। कितना मास होगा इसमें? तो वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ योर एलिमेंट। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या लिया है आपने? dx। मैंने x पे जाके dx लिया है, dx जहां से ज्यादा छोटा है। ये मिल गया मुझे dm। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास का, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। ये x है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ योर एलिमेंट। तो मेरे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? यहां, बीचों बीच। तो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी? अगर मैं पूछूं कि भाई उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी, तो कितनी होगी? आप देख सकते हो, आपने x दूरी पे पॉइंट लिया है, तो डिस्टेंस x ही होगी। इनटू dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है लैम्डा dx। बाय इंटीग्रेशन dm की वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा dx। अब आपको x की लिमिट लगानी है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट आपने कहां से लिए होंगे? जब x 0 होगा तब पहला एलिमेंट यहां लिया गया होगा, और जब x l होगा तब फाइनल एलिमेंट यहां लिया गया होगा। तो लिमिट है आपकी 0 से l। लैम्डा तो कांस्टेंट है m बाय l, तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचा x dx बाय इंटीग्रेशन dx। लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर आके। x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके l तक, अपॉन dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x यानी लैम्डा इंटू एल। देखो लैम्डा इंटू एल टोटल मास ही होता है m, वही आ रहा है इफेक्टिवली नीचे। ठीक है ना? लैम्डा कैंसिल आउट कर दो, लिमिट्स पुट कर दो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको कितना मिला? l बाय 2। यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है? l बाय 2 है। बात समझ आई क्या सभी को? लैम्डा कांस्टेंट था इसलिए मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले आया। हो सकता है लैम्डा वेरिएबल भी हो। हमेशा रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार रॉड एक साइड से भारी होती हैं, एक साइड से हल्की होती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ क्या सभी को? रिजल्ट के तौर पे तो याद रहता ही है, और याद रखना भी है कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर पे। तो अब चल लेते हैं अगली चीज पे, जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। मान लो कि मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब उसका लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, m बाय एल नहीं होगा, उसका लैम्डा वेरिएबल होगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट मान लेते हैं a है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट इंटू एक्स, जहाँ x इज डिस्टेंस फ्रॉम a। बात समझ आई? यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ता जा रहा है। तो रॉड किस तरफ भारी है, a की साइड या b की साइड? बता सकते हो कि जरा फील करके? रॉड किस तरफ भारी होगी, a की साइड या b की साइड? फील करके देखो। लैम्डा दिया है लैम्डा नॉट एक्स, यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि रॉड b की साइड भारी है। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस a से l बाई 2 आएगी, l बाई 2 से कम आएगी या l बाई 2 से ज्यादा आएगी? बोलो। a से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस l बाई 2 से कम आएगी, बराबर आएगी, या ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली क्या आएगी? ज्यादा आएगी। समझ आई बात? क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि राइट साइड क्या है? भारी है। एक बार सभी लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। ठीक है, चलो देखो। तो यहां से x पे जाके वही मैं एलिमेंट चूज करूंगा dx थिकनेस का। ठीक है ना? सबसे पहले dm लिख लेता हूं। dm होगा लैम्डा वहां पे जो भी है, इंटू उसकी थिकनेस dx। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा नॉट x dx। ये मिल गया आपको dm। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के ऊपर लाई करेगा, तो हमें तो x कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। x कोऑर्डिनेट x है, dm की वैल्यू है लैम्डा नॉट x dx,
अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट एक्स dx। लिमिट क्या लगेगी? 0 से l ऑब्वियसली। लैम्डा नॉट बाहर आके कट जाएगा क्योंकि लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचा एक्स स्क्वायर dx 0 से l अपॉन एक्स dx 0 से l। इंटीग्रेट करते हो अगर आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से लेके l तक। ये आपको देता है 2l/3। यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 2l/3। कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? बोले अगर डाउट है तो। बोलो। नहीं? एक और करके देखना है। जिन लोगों ने नहीं कर पाया मैं चाहता हूं सभी लोग आंसर दें। काफी कम लोग आंसर देते हैं, थोड़े से एक्टिव हो जाओ प्लीज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ। ये पॉइंट है ए, ये है x इज इक्वल टू 0, लैम्डा दिया गया है आपको, चलो मैं दे देता हूँ लैम्डा नॉट एक्स क्यूब। ठीक है ना, x के साथ वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब। फिर से वही चीज है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है, मेथड एकदम सेम है। क्या करना था आपको? फिर से मैं यहां से x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है ना, छोटा सा मास क्या होगा? dm हमेशा होता है लैम्डा इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे जो भी लैम्डा हो इंटू डी एक्स। यहाँ पे लैम्डा होगा लैम्डा नॉट एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये मुझे मिल गया dm। इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, तो x डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ मास का। तो x um में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन x dm, सॉरी बाय इंटीग्रेशन dm। पुट करो वैल्यूज, ये हो जाएगा x इंटू डी एम है लैम्डा नॉट एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। लिमिट 0 से l, 0 से l। यहाँ मिला आपको इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx बाय एक्स क्यूब डी एक्स, 0 से l, 0 से l। यहाँ से हमें मिलेगा x की पावर 5/5 अपॉन x की पावर 4/4 और लिमिट है 0 से लेके l तक। पुट करते ही आपको x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो मिलेगा वो मिल जाएगा 4l/5। यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए क्या है? 4l/5 है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? चलो